हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 क्लास 10th का साइंस सेक्शन बी। इससे पहले की वीडियो हम सेक्शन ए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां आप सेक्शन ए अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन बी को। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सेक्शन ए में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, जो कि 2 मार्क का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइल जूस जो है वो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी नहीं करता है, फिर भी ये सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है डाइजेशन के अंदर। इसको हमें जस्टिफाई करना है। ध्यान रखिएगा, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और हमें 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स में इसको जस्टिफाई करना है कि बाइल जूस का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है डाइजेशन में, लेकिन फिर भी बाइल जूस में ऐसा क्या है जो डाइजेशन में एक अच्छा रोल अदा करता है। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बाइल जूस जो है वो एसिडिक फूड को अल्कलीन यानी बेसिक फूड में कन्वर्ट करता है। आप ध्यान रखेंगे कि स्टमक से जो फूड आता है वो आता है एसिडिक, स्टमक से जो फूड आ रहा है वो एसिडिक, और बाइल जूस के कारण से ये फूड हो जा रहा है बेसिक, और ये बेसिक होने के कारण से पैंक्रियाटिक एंजाइम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 चीजें मिलती हैं आपको। बाइल जूस जो है वो स्टमक से आए हुए एसिडिक फूड को बेसिक फूड में कन्वर्ट कर दे रहा है ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज, ध्यान रखिएगा लाइपेज जो फैट को डाइजेस्ट करता है वो आसानी से कार्य कर सके। नेक्स्ट है बाइल सॉल्ट ब्रेक द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट। तो बाइल सॉल्ट जो होते हैं, ये जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे आप सोडियम सॉल्ट हो गया, पोटेशियम सॉल्ट हो गया, जो कि सोप और डिटर्जेंट में होते हैं, ये बाइल सॉल्ट बाइल जूस के अंदर होते हैं। जो बड़े मॉलिक्यूल्स, फैट के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके मुख्य 2 कार्य हैं। बाइल जूस जो है वो एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट करता है, एसिडिक फूड को बेसिक फूड में कन्वर्ट करता है, और दूसरा काम है कि बाइल सॉल्ट जो है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट को छोटे मॉलिक्यूल ऑफ फैट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि एंजाइम अच्छे से कार्य कर सके, पैंक्रियाटिक एंजाइम अच्छे से कार्य कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि बर्ड्स और मैमल के लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट हार्ट जो है वो सेपरेटेड होता है। आपको पता होगा कि लेफ्ट पार्ट जो है और राइट पार्ट जो है वो सेपरेटेड होता है, एक लाइन होती है सेप्टम से। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन बताना है हमें। तो रीजन आपको धैर्य रखिए, यहाँ पे हमारे पास है बर्ड और दूसरी साइड है हमारे पास मैमल्स। तो बर्ड और मैमल्स जो होते हैं वो एडवांस ऑर्गेनिज्म है। एडवांस ऑर्गेनिज्म होने के कारण से इनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है अपनी डेली एक्टिविटी करने के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में होता है, इसको सेपरेट किया जाता है एक सेप्टम लेयर के द्वारा हार्ट के अंदर, ताकि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये दोनों हार्ट में मिक्स ना हो, जैसा कि फिशिज में और एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। आपको पता होगा या आपको ध्यान होगा कि जब आप पॉन्ड के नजदीक जाएंगे तो मछलियां पानी की ऊपरी सतह पे ही तैर रही होती हैं, और मौका मिलने पे वो ऊपरी सतह पे आके पानी के ऊपर आके वो एयर को गल्प करती हैं, फिर नीचे चली जाती हैं। आपको ध्यान है कि मछलियों में गिल्स होते हैं जो पानी में से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, लेकिन फिर भी कुछ मछलियों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए वो एयर को गल्प करती हैं ऊपर आके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कौन कौन से इवेंट होते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। यहाँ पे स्टेट मतलब आपको लिखना है कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। सेकंड पार्ट में आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो इवेंट्स होते हैं ये क्या इतने इंपॉर्टेंट है कि एक साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला इवेंट सुबह हो जाए तो दूसरा इवेंट शाम को हो जाए, तीसरा इवेंट रात को हो जाए, ऐसा है क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में, आप ध्यान रखिएगा 2 पार्ट है, तभी ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। आंसर में सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया है कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो बनता है कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अब हमें पढ़ना है इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो पहला इवेंट यहाँ पे लिख रखा है कि लाइट एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल के द्वारा ट्रैप होती है। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होती है, और ग्रीन पिगमेंट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेती है। दूसरा पार्ट है कि ये जो लाइट एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये सेकंड पार्ट है कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और थर्ड है
जब ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मतलब वाटर मॉलिक्यूल का टूटना। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी के बाद ये केमिकल एनर्जी से ये वाटर मॉलिक्यूल टूटता है H+ और OH- मॉलिक्यूल्स में। थर्ड स्टेप में ये जो H और OH हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, अब ये रिडक्शन यानी हाइड्रोजन ऐड होने के कारण से यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे ये थर्ड स्टेप में इसका रिडक्शन होता है तो हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। तो ये आधा पार्ट हमने कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि ये जो तीनों प्रोसेस हो रही हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों प्रोसेस जो हो रही हैं ऊपर, ये क्या एक साथ होना जरूरी है? तो यहाँ पे लिखा है कि ये तीनों प्रोसेस जरूरी नहीं है कि एक साथ हो, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि डेजर्ट प्लांट के केस में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए। डेजर्ट प्लांट जो होता है ये दिन के समय इनके स्टोमेटा क्लोज होते हैं। सो डे टाइम में इनके स्टोमेटा क्लोज होते हैं और डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज होने के कारण से ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर नहीं ले पाते। धूप होने के कारण से लाइट एनर्जी तो ट्रैप हो जाती है, ट्रैप होने के बाद लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। केमिकल एनर्जी की सहायता से वाटर जो है वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, दिन के समय पे स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे, तो कार्बन डाइऑक्साइड रात्रि के समय पे जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तब रात्रि के समय पे वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंट्री करता है स्टोमेटा के थ्रू और रात्रि के समय पे फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट अवे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये तीनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है डे टाइम में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम पे अवेलेबल नहीं है, वो नाइट में अवेलेबल है। और जो प्रोसेस इंटरमीडिएट स्टेज पे रुक गई है वो रात को पूरी हो रही है, यानी रात को ग्लूकोज बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको कुछ टेस्ट बताने हैं या एक टेस्ट बताना है, गिव अ टेस्ट, कोई एक टेस्ट का नाम बताना है या कैसे टेस्ट में हो रहा है कि हमें प्रेजेंस पता लग जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड इस कंपाउंड में है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो मैंने रिएक्शन लिखी है, लेकिन ये पहचान कैसे होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर बन रहा है या कार्बन का कोई और मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसको पता करने के लिए हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड को पाइप के थ्रू लाइम वाटर में ऐड किया। लाइम वाटर का मतलब इसके अंदर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं लाइम वाटर, इसमें ऐड किया। लाइम वाटर ऐड करने के बाद ये हमारे पास कंपाउंड बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण से जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, बट आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हम बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जब बन जाएगा तो इसको हम लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर पास करेंगे, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करने के बाद हमारा लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, जिससे पहचान होगी कि ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही मिल्की होता है। इसके और पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन कंपाउंड्स जो है वो बहुत सारे बनते हैं एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, लेकिन ऐसा क्यों है कि कार्बन के ही खूब सारे कंपाउंड बनते हैं? तो यहाँ पे 2 रीजन पूछे गए हैं, मैंने यहाँ पे 3 रीजन आपको बताए हैं। पहला रीजन ये है कि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब ये है कि कार्बन जो है कार्बन मॉलिक्यूल के साथ आराम से बॉन्ड बना सकता है, कितने भी लंबे, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये शेयरिंग के कारण से बनते हैं, और शेयरिंग के कारण से ही ये किसी के साथ भी अच्छे से शेयर कर लेता है और इस कारण से नोबल गैस कॉन्फिगरेशन भी आसानी से पा लेता है। तो पहला है कि शेयरिंग के कारण, जिसको कैटिनेशन, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होने के कारण से मान लीजिए कि इसकी 4 वैलेंसी है, तो 4 में से यहाँ पे 4 हाइड्रोजन भी आ सकते हैं, और कार्बन की वैलेंसी 4 है तो यहाँ पे 3 ये नाइट्रोजन के साथ भी शेयर कर सकता है और 1 हाइड्रोजन के साथ भी शेयर कर सकता है। तो इस कारण से जितने भी एटम्स होते हैं जिनकी 3 हो या 4 हो, तो उनके साथ ये आसानी से मिलके नए नए कंपाउंड्स बना सकता है। तो पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन, दूसरा है 4 वैलेंसी होने यानी टेट्रा वैलेंसी होने के कारण। नेक्स्ट है कार्बन का स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज होने के कारण से ये आसानी से शेयर कर सकता है अपने बॉन्ड को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ और दूसरे एलिमेंट के बॉन्ड को अपने साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूँ। ये रिएक्टिविटी सीरीज में है, ये है पोटेशियम, ये सोडियम, ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, ये जिंक, ये आयरन, ये लेड, ये हाइड्रोजन, ये कॉपर, ये मर्करी। अब इसमें से हमको जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम सल्फेट, यानी मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद यहाँ पे है जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट के सामने ले लेता हूँ जिंक नाइट्रेट NO3 वोल्ट वाइज। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के आगे कैल्शियम ये रहा, तो इसके आगे लिख दिया कैल्शियम सल्फेट। क्योंकि ये सॉल्ट्स हैं, इसके सॉल्ट्स इसके सामने लिख देता हूँ ताकि हमें आसानी होगी इसे समझने में। यह है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम के आगे लिख दिया सोडियम सल्फेट। तो बेसिकली मैं डिफरेंट कलर देके आपको बताता हूँ। ये 4 सॉल्ट हो गए, पहला सॉल्ट, दूसरा सॉल्ट, तीसरा सॉल्ट और चौथा सॉल्ट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। बहुत ध्यान से करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रखा है। यहाँ पे देखिए P एक सैंपल है जिसको हमने इस सॉल्ट में डाला मैग्नीशियम सल्फेट में, तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, और सोडियम सल्फेट में डाला कोई रिएक्शन नहीं हुआ। मतलब P जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। ये रहा मैग्नीशियम सल्फेट और ये रहा हमारा सोडियम सल्फेट। अब इनके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, मतलब मैग्नीशियम और सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण, ज्यादा रिएक्टिव का साइन मैं अच्छे से बता दे रहा हूं आपको कि ये रहा मैग्नीशियम, इसके नीचे ही P प्रेजेंट होगा, इस कारण से ये अच्छे से इनसे और इनसे रिएक्शन नहीं कर रहा है। मैग्नीशियम के नीचे प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम के ये एरो नीचे लेके जा रहा, मतलब मैग्नीशियम के नीचे प्रेजेंट होगा ये P। फिर अब Q की बात करते हैं। Q रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कर रहा है और Q सभी के साथ रिएक्शन कर रहा है। सभी के साथ का मतलब ये है कि सोडियम से भी रिएक्टिव है, सोडियम से भी हाईली रिएक्टिव है, कैल्शियम से भी हाईली रिएक्टिव है, मैग्नीशियम से भी हाईली रिएक्टिव है, जिंक से भी हाईली रिएक्टिव है, यानी सबके साथ कर रहा है। यानी कुछ यहाँ पे ये प्रेजेंट है हमारा Q। नेक्स्ट है R। R जो है वो रिएक्शन कर रहा है सिर्फ जिंक के साथ, यानी जिंक के साथ करने का मतलब ये है कि R जो है वो जिंक के नीचे प्रेजेंट है, क्योंकि जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है तो जिंक से नीचे प्रेजेंट है, मतलब जिंक से कम रिएक्टिव होने के कारण से जिंक से आसानी से रिएक्शन हो जा रहा है। नेक्स्ट है S। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, मतलब S जो है वो इन सभी में सबसे वीक है, इसलिए सबसे नीचे मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो S सबसे वीक है, R उससे ज्यादा रिएक्टिव है, P उससे ज्यादा रिएक्टिव है और Q सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अरेंज द गिवन सैंपल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ये जो सैंपल्स हैं आपको अच्छे से पता लगेगा Q सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हमने सैंपल यहाँ रख रखा है कि Q सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और S सबसे कम रिएक्टिव है, वो यहाँ रख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन Q रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। सो Q यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, ये रहा Q। अब Q हाईली रिएक्टिव होने के कारण कॉपर से अच्छे से रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगा Q प्लस कॉपर सल्फेट। तो Q हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये सल्फेट यानी सॉल्ट को लेके चला जाएगा, तो बन जाएगा QSO4 प्लस कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन 2 मार्क का है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है वो व्हाइट लाइट को यहाँ से एंट्री कराता है, तो रेड लाइट और वायलेट लाइट कुछ इस तरीके से प्रिज्म के दूसरी साइड राइट साइड में दिख रही है। लेफ्ट साइड में व्हाइट लाइट है और राइट साइड में रेड लाइट और वायलेट लाइट उसको दिख रही है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज द फिनोमिना, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं एक ऐसा फिनोमिना जिसमें व्हाइट लाइट जो है वो अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में टूट जाती है। इस फिनोमिना को कहते हैं हम डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज द नेम व्हेन वी कॉल्ड व्हाइट लाइट इज स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब टूटना डिफरेंट कलर्स में। विबग्योर में बेसिकली टूटती है, V सबसे नीचे आता है, फिर VIGYOR, R सबसे ऊपर आता है। नेक्स्ट में ये पूछा गया व्हाट इज द रीजन फॉर द वायलेट लाइट टू बेंड मोर देन रेड लाइट। सो रेड लाइट जो है उससे ज्यादा बेंड हो रही है वायलेट लाइट, ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि रेड लाइट की स्पीड ज्यादा होने के कारण से यहाँ पे बेंड कम देखने को मिलता है, यानी यहाँ जो एंगल है वो छोटा है एज कम्पेयर टू वायलेट लाइट के मुकाबले, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 26 फिजिक्स का है, न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क का है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि गिवन क्या क्या चीजें है। मेरे पास है वोल्टेज V है 12 और यहाँ पे एग्जैक्टली करंट दे रखा है 9 एम्पेयर। सो V और 9 एम्पेयर की सहायता से अगर मैं करंट को यहाँ पे V इक्वल टू IR लिखता हूँ, वोल्टेज मतलब 12
आई जो है वो 9 है, आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 12/9। 12/9 मतलब 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। आर की वैल्यू हो जाएगी आर इक्वल टू 4/3। ध्यान रखिएगा आर इक्वल टू 4/3, मतलब इस सर्किट में ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है इनका टोटल हो जाएगा 4/3। तो हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहला रजिस्टर है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का दूसरा रजिस्टर है। तो टोटल आर जो है, हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R, ये होता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। R1 जो है वो हमारा 4 एम्पियर है, तो 1/4 प्लस R2 हमें फाइंड करना है 1/R2 इक्वल टू 1/R। ध्यान रखिएगा R के मतलब 4/3 है, तो 1/R जो होगा वो हो जाएगा 3/4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। 1/4 प्लस 1/R2 इक्वल टू 3/4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1/R2 की वैल्यू आ जाएगी 2/4, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 होगा तब ये टोटल करके 3 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो 2/4। और R की वैल्यू आ जाएगी 4/2, इसका मतलब 2 ओम। तो यहाँ पे हमें दो रजिस्टर दे रखे हैं, 2 ओम और 3 ओम के, तो इसमें 2 ओम का रजिस्टर जो है वो यहाँ पे फिट कर देंगे तो ये सर्किट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सर्किट जो है, जो V इक्वल टू आई आर का जो बैलेंस है ओम्स ने बताया था वो इक्वल हो जाएगा। मैं बहुत जल्द ही सेक्शन सी और सेक्शन डी भी बना के लाने वाला हूं। इस वीडियो को दोबारा देखिए और जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए, ताकि मेरी मेहनत भी सफल हो और आपको भी अच्छा लगे कि आपने एक अच्छा कंटेंट आज मेरे साथ देखा। थैंक यू वेरी मच।